पूछा हुआ है 2015 14 42 15 तो सेक्शन नंबर 40 से शुरू करके हम लोगों ने देखा था सेक्शन नंबर 45 तक ऐसा था कि साहब पालन किस आदमी के द्वारा किया जा रहा है, परफॉर्म किसके द्वारा किया जा रहा है। तो 40 से वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है, तो या तो वचनदाता खुद करेगा या फिर वचनदाता का रिप्रेजेंटेटिव करेगा। अफान आफी तो पक्षकार करेंगे। और यदि कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीगल वैलिडिटी सारी चीजें आगे उसमें पक्षकार नहीं कर पाता है तो पक्षकार के लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। सेक्शन नंबर 41 हमने आराम से देखा था, यदि दूसरे आदमी से ली गया तो फिर उसकी तरफ से नहीं करेगा। 42 संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन कैसे होगा साहब, सारे लोग अपने अपने दायित्व का मिलकर करेंगे, जितनी जितनी बराबरी हो गए। 40 में ना इसमें लिखा है अन्य दशाओं में, मतलब कि मर गया है, मतलब 40 की बात करो। हाँ। यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत होता है कि किसी संविदा के पक्षकारों का आशय था कि उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता के द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसे वचन का पालन वचनदाता के द्वारा ही करना होगा। अन्य दशाओं में वचनदाता या उसके प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे। भाई एक बात तो है, मैंने दीपक को कहा कि आप एक पेंटर हो तो मेरी पेंटिंग बनाओ, तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा, केवल और केवल दीपक ही करेगा। इसके अलावा मेरी पेंटिंग और कोई नहीं बना सकेगा, क्योंकि ये क्या है, पर्सनल स्किल्स का मामला है, इसलिए ठीक है ना। नहीं इसमें मतलब हाँ, वैसी दिशा में तो केवल पक्षकार ही करेंगे। एलआर का कहाँ इसने बोला, मतलब एलआर से पालन के लिए सक्षम व्यक्ति को नियोजित करना, वो संविदा का पालन नहीं करता। भाई देखो इस सेक्शन के 2 पैरा है, एक तो फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा में या तो पार्टी कर सकती है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। फर्स्ट पैरा में लिख रखा है कि यदि पक्षकारों का ये इंटेंशन था कि पक्षकार खुद ही करेंगे, जैसे क्या पूर्व का मर जाए तो उसके प्रतिनिधि को वचन का पालन करना होगा या उसके पालन के लिए किसी उचित व्यक्ति को नियोजित करना होगा। हाँ, तो जो वो पहली वाली बात है उसमें लिखा हुआ है यदि पर्सनल स्किल का मामला है तो स्वयं ही करेगा। जाहिर सी बात है, मैंने किसी कलाकार को देखा ये पेंटिंग करते हुए, दीवार पे ऐसी पेंटिंग चल रही है, तो मैंने कहा कि आप मेरे दीवार पे पेंटिंग कर दोगे ऐसे साहब, ये मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, और वो मान लो बीमार पड़ गया, तो अब निराश्रित का सिद्धांत आ जाएगा। संविदा का पालन अब जानबूझकर से चाह कर भी नहीं किया जा सकता, वो संविदा भी खंडित हो जाएगी फिर वहां पर। 41 हो गया, अन्य व्यक्ति से ले लिया। 42 संयुक्त दायित्व का न्यायगमन भी देख लिया। 43 करें संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन विवश किया जा सकेगा। हर एक वचनदाता अभिदाय करने के लिए विवश हो सकेगा, अपने साथ वाले को भी विवश कर सकता है। और अभिदाय में व्यतिक्रम में हुई हानि के अंश का बंटवारा हानि के लिए समान रूप से होगा। इसके लिए हमने इलस्ट्रेशन नंबर बी देखा था, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट किया था, है ना, इलस्ट्रेशन नंबर बी सेक्शन नंबर 43 का। 44 संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव क्या होगा साहब, एक को निर्मुक्त करें तो कर सकते हैं, लगभग ये ले लो पेन, सब निर्मुक्त नहीं होंगे। सब निर्मुक्त नहीं होंगे। आपके पास यदि पेन नहीं तो मेरे पास पेन, अच्छा आपके पेन से नहीं। संयुक्त अधिकारों का न्यायगमन, दावा लगाने का ये अधिकार है और वो दायित्व है, सेम इसी तरह की बात है। तो हम यदि बात करें सेक्शन नंबर 40 से 45 तक में पक्षकारों के बारे में बताया जा रहा है कि कौन पक्षकार होंगे जो पालन करेगा। 40 में लिखा पार्टी या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 41 में लिखा यदि किसी अन्य आदमी से हमने ले लिया है तो 41। 42 क्या कर रहा है, ज्वाइंट लायबिलिटी है, तो फिर ज्वाइंट तरह से उसको परफॉर्म कर। अच्छा ज्वाइंट लायबिलिटी कैसे होती है बेटा, तो बताओ एक बार। आप और लोकेंद्र ने मिलकर मुझे ये कहा कि आप दोनों मिलकर मुझे 3000 रुपए दे दोगे, तो फिर आप अकेले दोगी या फिर ये भी देगा साथ, तो आप दोनों की लायबिलिटी रहेगी कि आप दोनों 1500 रुपए मुझे दोगे, जॉइंट लायबिलिटी। इसका मतलब ऐसा हुआ कि मैंने आप दोनों को गाड़ी चलाने का काम, आप ड्राइवर है और मैंने आपको कहा कि मेरे को अहमदाबाद जाना है, तो आपने कहा कि सर यहाँ से आबू रोड तक तो मैं छोड़ दूंगी आपको, पर आबू रोड से आगे लोकेंद्र ले जाएगा आपको, तो फिर जाहिर सी बात है उसको परफॉर्म कौन कौन करेगा, ज्वाइंट लायबिलिटी है तो दोनों तरह करेंगे। तो 43 हो गया, नहीं 42 हो गया ज्वाइंट लायबिलिटी। 43 संयुक्त वचनदाताओं में से किसी के भी पालन कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकता है, चाहे एक पार्टी को चाहे उनको दूसरे वाले को। 44 संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव सभी की निर्मुक्ति नहीं कर देगा। और 45
जिस तरह से कि संयुक्त दायित्व की बात है उसी तरह से संयुक्त अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो 40 से 45 क्लियर हुआ। आगे चल रहे हैं अपन। पालन के लिए समय और स्थान। परफॉर्मेंस शुड बी परफॉर्म। यदि समय हमें देखा था आपने 1 जनवरी को मिठाई बनानी है और 31 दिसंबर तक मैंने शक्कर की मांग की है, तो आपको कब तक शक्कर डिलीवर करनी पड़ेगी? 31 दिसंबर तक। यदि समय मर्मभूत एक सब्सटेंशियल एलिमेंट है उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने का, तो जरूरी है कि हमें उसी समय के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये आप बता रहे हैं सेक्शन नंबर 55 में, ऐसा? इसमें क्या है फिर 46 पे? वो इफेक्ट है उसमें। वचन पालन के लिए समय जहाँ की पालन के लिए आवेदन नहीं किया गया है और कोई समय भी निर्दिष्ट नहीं हुआ, अच्छा तब फिर कौन से समय में करना पड़ेगा? रीजनेबल समय में करना पड़ेगा, युक्त समय के। अच्छा, युक्त समय क्या होता है? कारोबार के प्रायिक अनुक्रम में। और कई बार कारोबार का प्रायिक अनुक्रम है ना, मान लो कि साहब कभी कभी रात को डिलीवरी होती है। मैंने बताया था कि जब बड़ी बड़ी ट्रकें वगैरह आती है तो रात को, तो उनके कारोबार का प्रायिक अनुक्रम कौन सा है? वो रात का समय है। तो इसलिए इन्होंने शब्द लिख कर कह दिया कारोबार के प्रायिक अनुक्रम। विशिष्ट मांग। आगे लिख रहे हैं अपन सेक्शन 47 में वचन पालन के लिए समय और स्थान की पालन के लिए समय, वचन पालन के लिए समय समय फिक्स्ड है बट आवेदन नहीं किया जाना है। समय और स्थान के पालन के लिए समय विनिर्दिष्ट हो और आवेदन न किया जाना हो, न किया जाना हो। अच्छा, 47 में क्या बात कही थी मैंने? किस एग्जाम्पल से समझा था अपन ने? कि मैं आपके पास गया वो सामान लेने के लिए, मैंने कहा डिलीवर कर देना, आपने कहा कह रहे चिंता मत करो सर, मैं अपने आप से ही पहुंचा दूंगा। बात हुई थी ना, यही तो बात है कि साहब समय विनिर्दिष्ट नहीं बताया, आपने अपने ऊपर लायबिलिटी ले ली। यही कहानी ये कहना चाह रहे हैं। जबकि किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना हो और वचनदाता ने वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना ही उसका पालन करने का वचन दिया हो, तब कारोबार के प्रायिक अनुक्रम के दौरान होगा। आगे ये समझ गए ना क्या कहानी थी? सेक्शन नंबर 48 डे फिक्स्ड है। आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा। अमुक दिन पर पालन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा। यदि किसी वचन का पालन, ये कब है? पहले बार में तो लिखा था कि वचन ग्रहीता ने पालन अपने ऊपर ले लिया। दूसरी बार में लिख रखा है वचन ग्रहीता ने पालन अपने ऊपर नहीं लिया हो। वह वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना उसका पालन करेगा, तब वचन ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि पालन के लिए आवेदन उचित स्थान और कारोबार के प्रायिक घंटों के अनुक्रम में करें। तो 47, 48 और 49 ये सब बातें अपनी हो चुकी थी। केवल एक कहानी ये जरूर थी कि 49 में एक बात को अंडरलाइन करवाया था, इसमें यहाँ पर आप लिख के लो 49 में क्या है? स्थान के बारे में वचनदाता, 49 में लिख रहे हैं अपन स्थान के बारे में कि साहब जब स्थान बताया नहीं जा रहा, परफॉर्म कहाँ किया जा रहा है, स्थान के बारे में वचनदाता वचन ग्रहीता से आवेदन करेगा। कि आप बताएं पालन कहाँ करना है। समझ गए? इस लाइन को याद रखेंगे अपन लोग सेक्शन नंबर 49 में। 50 वचन ग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या सब समय का पालन हो जाएगा, जैसा कि वचन ग्रहीता मंजूर करें। सेक्शन नंबर 55 उस संविधा में जिसमें समय मर्मभूत है और नियत समय पर पालन न करने का प्रभाव। यदि वो नियत समय पर पालन नहीं करता है तो आपके पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? 55 क्या हो जाएगा? उसके पास कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किए जाने का आधार हो जाएगा और वो उसे कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकता है। सेक्शन नंबर 55
विकल्प पर शून्य करणीय हो जाएगा। शून्य करणीय हो जाएगा मतलब वो चाहे तो उसको कभी भी वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। फिर आगे क्या लिख रखा है, यदि ऐसी असफलता का प्रभाव जब समय भूत नहीं हो, मतलब कि वो रोजमर्रा के टाइम पे उसको डिलीवर करना है, उसे पता है कि साहब इसके पास स्टॉक पड़ा है 5 दिन बाद में दे देंगे, तो ऐसी स्थिति में वो एग्रीमेंट शून्य करणीय तो नहीं होगा मगर कंपनसेशन की मांग कर सकता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट, करारित समय से भिन्न समय पर किए गए पालन का प्रतिकरण का प्रभाव। यदि हम जो टाइम डिसाइड हुआ था, डिसाइड होने वाले टाइम के बाद में हम उसकी परफॉर्मेंस की मांग, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आप उससे क्या कर सकते हो, कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकते। मगर उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किए जाने के पहले हमने उसे चुनौती दे दी है कि हम आपकी परफॉर्मेंस को तभी एक्सेप्ट करेंगे जबकि कंपनसेशन, उसी वक्त आप कंपनसेट किए जाने के हकदार रहेंगे। ये था सेक्शन नंबर 55। आज क्लास में क्या हुआ, क्लास में प्रमोद भी बैठा था क्लास लेने के लिए, फर्स्ट ईयर में तो एक कोई 5 मिनट का सेशन था जिसमें मुझे कुछ बात बोल के बताने की, बोल के बता रहा था, ठीक है। क्लास में क्लास में एकदम सन्नाटा चल रहा। अब प्रमोद क्या कि सर हम सब तो ये सोचते थे जैसे कि न्यूज़पेपर चलने न्यूज़ सत्तावन 58 वो रेसिप्रोकल है और ये अल्टरनेट है। उनसाठ 60 61 एप्रोप्रिएशन ऑफ डेप्ट। बड़ी बनाई बात यह है कि एक आदमी ने 2-4 बार डेप्ट ले रखा है, यदि वो पेमेंट करता है और कहता है कि इसमें विनियोग करोगे तो उसमें विनियोग करना पड़ेगा, नहीं कहता है तो वो अपने हिसाब से करेगा, इसने भी नहीं किया उसने भी अपने हिसाब से नहीं किया तो समय के हिसाब से जो सबसे पहले हुआ उसके प्रोपोर्शन में चलता रहेगा। 60 सॉरी 59 60 और 61 62 63 देखा था हमने कि कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन हो गया है क्या, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो फॉर्म किया था उसको हम लोगों ने हमारी म्यूचुअल कंसेंट से खत्म कर लिया, अब नया कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की जगह में किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। तो ये सब की सब बातें हम लोग देख चुके हैं कि साहब एक बार परफॉर्म हो गई तो उसके बाद में वापस परफॉर्म करने को उसका आवश्यकता नहीं है। सेक्शन नंबर 64 65 नॉर्मल बात करिए। 64 कर रहा है शून्य करणीय संविदा थी तो प्राप्त फायदे को वापस लौटाओ। 65 कर रहा है शून्य संविदा है तो प्राप्त फायदे को वापस लौटाओ। ये संविदा और ये शून्य करार के बारे में बात। शून्य करणीय संविदा और उस व्यक्ति की बाध्यता जिसे शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई, ये दोनों बातें ना देखो 65 पर लिख रखा है शून्य करार और एक ऐसी संविदा जो शून्य हो गई है, मतलब ये सेक्शन 65 है 56 की बात कर रहा है। और सेक्शन नंबर 64 कह रहा है वॉइडेबल एग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 14 15 16 17 18 19 की बात कर रहा है। और सेक्शन नंबर 65 और किस किस की बात कर रहा है देखो, सेक्शन नंबर 65 पे लिख रखा है शून्य करार और शून्य संविदाएं वो जो कि शून्य हो गई है। तो शून्य संविदाएं कब होती है? सेक्शन नंबर 56 में कब होती है? जब संविदा का विषय वस्तु ही खत्म हो जाए, संविदा के पक्षकार बन जाए, संविदा का परफॉर्मेंस किया जाना असंभव हो जाए, विधि ऐसी बन जाए जिसको अपन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसी शून्य संविदाओं में जो कि पहले तो शून्य नहीं थी, जो अब शून्य बन गई, तो फिर अब अपन क्या करेंगे, उसको प्राप्त फायदे को वापस से रिस्टोर करवाएंगे। ये सेक्शन 65। 64 क्या है? वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। वॉइडेबल एग्रीमेंट में पीड़ित पक्षकार क्या करेगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करेगा और उसने जो फायदा प्राप्त किया है तो यकीनी तौर पर उसको वापस से फायदा उसे देना पड़ेगा। ये 64 है। 65 और कहाँ का लागू हो रही है? 56 के अलावा 24 से 30 और इसके अलावा फिर देखें तो 22 20 से 22 20 21 22 शून्य
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 शून्य। सेक्शन नंबर 36 36 शून्य। सेक्शन नंबर 56 शून्य। तो सेक्शन नंबर 65 की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? सेक्शन नंबर 20 से लेकर 22 तक, 20 से 22, 20, 21, 22। फिर सर हाँ ठीक है। फिर आगे जाओ, सेक्शन नंबर 24 से लेकर 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक। फिर सेक्शन नंबर 36 36 क्या है? शून्य करार अवॉइडेबल नहीं है, शून्य। और सेक्शन नंबर 56। बाकी में भी तो कुछ 32, 33, 34 इम्पॉसिबल हो रहा है तो वाइड हाँ, जब वो इम्पॉसिबल हो गया है या फिर वो पॉसिबल हो गया है या वो परफॉर्म हो गया तब फिर वो वॉइड हो जाएगी, उसमें भी हो सकता है। क्लियरली लिखा हुआ ना, जैसे बाकी 24 से 30 तक मतलब वो क्लियर हाँ, लिखा वो हुआ क्लियर है। है कि वो करार शून्य है, उसमें तो हाँ, तो यदि ऐसा depend होता है तो करता फिर है। वो करार शून्य हो जाता है। ठीक है, 11 में भी कॉम्पिटेंट नहीं है तो वाइड। हाँ, तो फिर सेक्शन नंबर 65 पे अपन 11 भी लिख सकते हैं। ये जो सेक्शन लिखे ना इसके साथ 11 भी तो डालो। वो तो डिफाइन कर रहा है ना सिर्फ। सेक्शन नंबर 11 तो साफ कह रहा है बेटा, अव्यस्त के द्वारा किया गया करार शून्य है। वो तो टिप्पणी वो तो है लिखा हुआ है। अव्यस्त कौन वो नहीं 11 की लैंग्वेज में करार नहीं कौन है। कर हाँ उसमें हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, मतलब वो सक्षम का बता रहा है 11 में संविदा करने के लिए ठीक है, सक्षम और मान लो सक्षम नहीं है तो तो शून्य है ना, ये तो मतलब अभी सिर्फ डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, क्लियर इसने थोड़ी लिखा है कि करार शून्य है। तो अब मुझे बताओ, जो आदमी व्यस्त नहीं होगा और वो करार कर लेता है तो वो शून्य कौन से सेक्शन के अंतर्गत होगा? फिर 11 के अंतर्गत होगा, लेकिन 11 खुद शून्य थोड़ी है। हाँ, 11 कुछ शून्य नहीं, 11 तो उसको कैसे कॉम्पिटिबिलिटी इसमें बता रहे हैं। डालेंगे? हाँ। इसको हाँ, 65 तो भी मान लो ये क्या? नहीं, ऐसा मान लेते हैं कि एक माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जो कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट वॉइड था, तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत था? 11 के अंतर्गत। पर 11 ने ऐसा बताया थोड़ी है कि वो वॉइड है। चलो, सेक्शन नंबर 11 एक्चुअली कैपेबिलिटी ऑफ द पार्टीज बता रहा है, और यदि उन कैपेबिलिटी पर यदि कोई आदमी ठीक नहीं बैठता है, एक बहुत अच्छा विषय है, वास्तव में बहुत अच्छा विषय है, मजेदार है। इस एक्ट में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि आप लोगों ने बराबर पार्टिसिपेशन किया है कि सर यदि ये है तो इसका ये क्यों है, ये है तो ये क्यों है, ऐसे सवाल जवाबों से मजा आता है। और यदि तुमने आप लोगों ने कानून के विषय में ऐसी समझ करना शुरू कर दिया तो मेंटली रूप से बाकी लोगों से ज्यादा परिपक्व हो जाओगे आप। धीरे धीरे समझने लगो कि जिंदगी का कोई लेना देना नहीं है, कल मर जाएंगे, आज मौज कर लो, आप ऐसा समझने लग जाओगे। पर ऐसा करना नहीं, तैयारी पूरी करनी है। ऐसा में तो सब ऊपर से आगे तक यार ऐसा नहीं, कहां से ऊपर से गया, फिर बाद में लास्ट में तो समझ में आ गया आपने ऐसा ने पढ़ा दिया? स्पेसिफिक रिलीफ। मैंने तो नहीं पढ़ा। इसको आई नहीं अच्छा, थी तो बाई बाद नहीं में थी, एग्जाम्स होंगे मेरे। यार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ये नहीं थी। 3-4 दिन का एसआरए भी नहीं, लिमिटेशन भी नहीं। लिमिटेशन तो फिर भी नहीं था, दीपक नहीं ऐसा नहीं, सब तो ऐसा में था। वो जब छुट्टियां चल रही थी तब मैं वहां गया था पढ़ाने के लिए जोधपुर। वहां से एक सर्टिफिकेट आया राजस्थान हाईकोर्ट का, क्या आपने हमें पढ़ाया इस तरह से बच्चों को, जो आपके शुभकामनाएं दी जाती है ऐसे वैसे। चल रही क्लास है बंद हो गई। वो तो कब की बंद हो गई। पर उन लोगों ने ऐसा किया, ग्रुप बना रखा है, उसमें आपस में एक दूसरे से बच्चे अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, नोट्स वगैरह भेजते रहते हैं। वो तो इलाइट कर दो कोचिंग में वहां आती है। वहाँ पर भी तनसुख सर रहते हैं, तनसुख पालीवाल। कहां पे? डिलाइट में पढ़ा रहे हैं। नहीं आए थे शायद कोई स्पीच यहाँ से वगैरह कुछ देना है। इलाइट हाँ। के इलाइट इलाइट या लीगल इलाइट फ्री वाली। फ्री वाली नहीं पयावाड़े। इलाइट कौन सा इंस्टीट्यूट? हाँ वही कोई मतलब नहीं होगा सर, इलाइट कोचिंग सेंटर। मैंने उससे पूछा तो उसने इंस्टीट्यूट चला था जोधपुर। जोधपुर। सेक्शन 64, 65, 66 ऐसा करके सेक्शन 67 67 से 7 और 7 से 100 का देख लिया था, 68 से लेकर ये सब अपन ने कल देख लिया था। खत्म कॉन्ट्रैक्ट। करने पर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ जाएगा? अरे हाँ, सेक्शन 1 का आपने पूछा जितने बार बता दिया था ना। सर ने माना। रिजल्ट निकला क्या उसका, कोई सवाल होगा? टाइम मैं तो मजा ही सही माना। तो यही होगा रियल में, इसलिए बोला कहाँ जा कि या तो इसको ये भी कह सकते हैं या इसको ये भी कह सकते कभी उसको सेल और वो वाला अलग निकाल के बाद में अलग ही ऐड तो फिर ये चेंज करना चाहिए, तो निकाल दिया तब तो ये सही का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी भी इसमें फिर दूसरे भी कहें
उनको भी मानना एजेंसी पड़ेगा। वाले प्रोविजन है वो भी इसमें, है। वे बैंक इसलिए। वगैरह इतने सारे प्रोविजन हैं। अब आगे क्या है साहब, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की एक ट्रिक याद कर लेते हैं अपन, उसके बाद में देखते हैं अपन इंग्लिश डायरेक्ट। इंदिरा गांधी बोले पापा इंदिरा गांधी बोले पापा आओ। बस। सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 तक तो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर शुरू होगा सेक्शन नंबर 124 से 238 तक। 38 238 थैंक यू। इसमें क्या क्या देखना है, पूरे 124 से 238 तक नहीं देखना है। ये है इसके कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको अपन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बोल रहे हैं। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, ये प्लेज, प्लेज, एजेंसी। एजेंसी। नाम कैसे याद करेंगे हम इसको? सेक्शन 24 की टेबल जिस किसी को याद है वो आराम से कर सकता है। 24 हो जाए 24 हो जा 24 त्रिजा और 72 प्लस 10 इज इक्वल टू 82 बीच में बस आप मेरे कहने से एक सेक्शन और डाल देना, उस सेक्शन का नंबर है, सॉरी उस सेक्शन का नंबर है 24 बन जाए 24 एक का 24 24 गुना 48 24 72 प्लस 10 82, ठीक है। बीच में आप केवल इस 26 को और डाल देना। कहने को कह सकते अपन इंदिरा गांधी बोले पापा आओ, पापा आओ, लिख लो। आई का मतलब आई का, अच्छा और इसको आगे लास्ट कैसे करना है अपन, एक एक को लिख लो बस इनके आगे। 124 126 148 172 182। आई का मतलब वैसे अपन यू बोले तो इंदिरा गांधी बोले पापा आओ, और यू मतलब समझे आई का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी, जिसको हमने क्या कहा, किसकी संविदा है ये? क्षतिपूर्ति की, क्षतिपूर्ति की संविदा। जी का मतलब हो गया GARNTE, गारंटी, प्रत्याभूति की संविदा, प्रत्याभूति की संविदा। बी का मतलब हो गया BAILMENT, बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता है उपनिदान, उपनिधान, उपनिधान, उपनिधान की संविदा। सी का मतलब होता है Pledge. PLEDGE, प्लेज। गेट्स का मतलब गिरवे की संविदा। ए का मतलब है एजेंसी से, AGENCY, अभिकर्ता की संविदा। ये 1 2 3 4 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है। दुनिया का जो सबसे आसान सिलेबस है और दुनिया का जो सबसे आसान चीजें हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड में है, इससे ज्यादा आसान कहीं नहीं। बस 182 तक ही पढ़ना है 182 के बाद में कुछ 2-4 सेक्शन और हैं। बस। चिल्लाने पास जन्नती है जन्नत, क्या कह रही है? बरकरी, बरकत, मतलब पढ़ते हैं। क्या? हाँ सर्दी है वापस। हम देखिए मंथन लाते हैं। कॉटन में नहीं आता।
इंग्लिश बंद करो